नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूं और यही आशा करती हूं आप सब स्वस्थ होंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो हम आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसी सीरीज की आज 4th क्लास है। हमने इसके पहले की जो क्लासेस हैं उसमें करंट अफेयर्स, जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस है जीएस का, उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। आपने एक सेगमेंट देखा होगा साइंस का, साइंस से भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। तो आज की जो क्लास है वो बेसिकली उसमें आपको साइंस के भी ज्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, साथ साथ आपका जो सिलेबस है हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, इन सब के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और करंट अफेयर्स तो अछूता है नहीं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में इस समय बन रहे हैं तो वो आपका करंट अफेयर्स है। तो थोड़ा सा इस तरीके से एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है कि जिन क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम्स में आने की है। तो चलिए देखिए, पहला सवाल है कि रामसर सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन दिया गया है 1965, 1971, 1975, 1980। बताइए कब हुआ था रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन पर हस्ताक्षर कब हुए थे, या मैं कहूं कि रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? वेटलैंड के संरक्षण से संबंधित है, यानी कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। तो किससे संबंधित है रामसर कन्वेंशन? रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स के संरक्षण यानी कि आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। अब मैं कहूं कि अपने भारत में कितनी टोटल रामसर साइट्स हैं, तो याद रखिएगा ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि अब भारत में टोटल कितनी रामसर साइट्स हो गई हैं। 96 रामसर साइट हो गई, जो पूरे एशिया में सबसे ज्यादा हैं, तो अगर सवाल आ जाए कि एशिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट किस देश के पास है, एशिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला देश कौन सा है, या एशिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट किस देश में है। तो एशिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट किस देश के पास है? एशिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट अपने भारत के पास ही है। अब दो नई रामसर साइट कौन सी हैं? भारत में 96 रामसर साइट है, जिनमें से अभी लेटेस्ट, अभी 2 दिन पहले का करंट अफेयर्स है, ये 2 रामसर साइट घोषित हुई हैं। कौन सी? पहली सिलीसेढ़ी झील, ये कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। और दूसरी कौन सी है? कोपरा जलाशय। और ये कोपरा जलाशय कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, और ये छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट है। तो याद रखिएगा, ये सिलीसेढ़ी झील कहाँ है? सिलीसेढ़ी झील है राजस्थान में, और कोपरा जलाशय कहाँ है? कोपरा जलाशय है छत्तीसगढ़ में। और ये 2 नई रामसर साइट भारत की घोषित हो चुकी हैं। क्लियर? कौन कौन सी 2? सिलीसेढ़ी झील जो राजस्थान में स्थित है, और दूसरी है कोपरा जलाशय। क्लियर? अब पूछा गया है कि रामसर सम्मेलन पर हस्ताक्षर कब हुए। तो याद रखिएगा, रामसर सम्मेलन पे हस्ताक्षर हुए थे कहाँ? ईरान शहर में 1971 में। तो 1971 में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुए। कहाँ हुए? ईरान के रामसर शहर में। ईरान के रामसर शहर में हुए, इसी वजह से इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, हर साल 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। ये सवाल भी पूछा जाता है। वेटलैंड डे मतलब आर्द्र भूमि दिवस। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो वेटलैंड डे मनाया जाता है हर साल 2 फरवरी को। क्लियर? इतनी चीजें याद रखनी है आपको, क्योंकि करंट अफेयर्स का सवाल है, पूछ कुछ भी सकता है। अभी 2 दिन पहले का करंट अफेयर्स है कि 2 नई रामसर साइट घोषित हो गई हैं इंडिया की। कौन कौन सी? सिलीसेढ़ी झील राजस्थान की, और कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ की। और ये छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट है कोपरा जलाशय। तो 2 नई रामसर साइट घोषित हुई। एशिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला देश कौन सा है? तो याद रखना है, पूरे एशिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला देश अपना भारत है। दूसरी चीज, रामसर सम्मेलन पर हस्ताक्षर कब हुए? तो रामसर सम्मेलन पर हस्ताक्षर हुए थे 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में। इसी वजह से हर साल 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? इसी वजह से 2 फरवरी को हर साल मनाया जाता है वेटलैंड डे, यानी कि आर्द्र भूमि दिवस। तो कभी सवाल आए कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को। क्यों? क्योंकि इसी दिन रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुए थे 1971 को ईरान के रामसर शहर में। और भारत में अब टोटल कितनी रामसर साइट हो गई हैं? तो 96 रामसर साइट हो गई। 2 अभी घोषित हुई हैं, कोपरा जलाशय और सिलीसेढ़ी झील। कोपरा जलाशय कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। सिलीसेढ़ी झील है राजस्थान में। तो इतनी चीजें याद रखिएगा कि रामसर सम्मेलन पर हस्ताक्षर कब हुए। तो रामसर सम्मेलन पर हस्ताक्षर हुए थे 1971 को ईरान के रामसर शहर में। अगला सवाल है, शुष्क पतझड़ी वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? शुष्क पतझड़ी वन पूछा है, किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
ऑप्शन है जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जहां 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, जहां वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है, जहां 25 सेंटीमीटर से कम होती है। तो शुष्क पतझड़ी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, शुष्क पतझड़ी वन कहाँ पाए जाते हैं? जहां वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। और इन पौधों में कौन आते हैं? जैसे साल है, सागौन है, बबूल है, ये किस में आते हैं? ये शुष्क पतझड़ी वनों में आते हैं। क्लियर? कौन सा? बबूल। ये पौधे किसके अंतर्गत आते हैं? शुष्क पतझड़ी वनों के, जहां वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अब मुझे बताइए कि जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, उन वनों को क्या कहते हैं? तो उन वनों को कहते हैं सदाबहार वन। उन वनों को क्या कहा जाता है? उन वनों को कहा जाता है सदाबहार वन। आपने इसके लिए एक नाम सुना होगा, अमेज़न के जंगल, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। तो अमेज़न के जंगल क्या है? सदाबहार वन है, क्योंकि उन जंगलों में क्या है? 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। वहां इतना घना वन है वो कि वहां नीचे धूप तक नहीं पहुंच पाती। तो याद रखिएगा, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उसे कहते हैं सदाबहार वन। जहां 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है वो कहलाते हैं पर्णपाती वन। कौन से वन कहलाते हैं? पर्णपाती वन कहलाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और ये साल में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो सवाल पूछा जाता है कि ऐसे कौन से वन हैं जो साल में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? और क्यों गिरा देते हैं? ताकि पानी ज्यादा एब्जॉर्ब ना हो। तो अपनी पत्तियां साल में एक बार कौन से गिराते हैं? ये पर्णपाती वन। तो याद रखिएगा। और जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन, जो मरुस्थलों में पाए जाते हैं, यानी कि रेगिस्तान में पाए जाते हैं। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है वन के बारे में। जब आप पढ़िए कोई चीज तो ऐसे ही पढ़िए कि आपको सारी चीजें क्लियर रही। तो पूछा क्या था? पूछा था शुष्क पतझड़ी वन। तो शुष्क पतझड़ी वन कहाँ पाए जाते हैं? जहां वर्षा 50 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, वहां शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं। शुष्क पतझड़ी वनों के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे साल का पेड़ है, सागौन का पेड़ है, बबूल का पेड़ है, ये शुष्क पतझड़ी वन। जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है तो सीधी सी बात है वो क्या कहलाएंगे? सदाबहार वन कहलाएंगे। जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है वो वन क्या कहलाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहलाते हैं। और यही पर्णपाती वन है जिसके पौधे साल में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। क्यों? क्योंकि पत्तियों के माध्यम से वाटर एब्जॉर्ब होता है, पानी का अवशोषण होता है। तो इसलिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि पानी का ज्यादा अवशोषण ना हो। तो इस वजह से पर्णपाती वन साल में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। सवाल पूछा जाता है कि ऐसे कौन से वन हैं जो साल में एक बार अपनी पत्तियां गिराते हैं? तो पर्णपाती वन। और जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम है वो कहलाते हैं मरुस्थलीय वन। ठीक है? तो पूछा था शुष्क पतझड़ी वन, तो शुष्क पतझड़ी वन जहां वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है, जैसे साल का पेड़ है, सागौन है, बबूल है, एटसेट्रा। अगला इंडियन पॉलिटी का सवाल है कि संघ और राज्यों के बीच कानून बनाने की शक्ति का वितरण किस हिस्से में है? संविधान के भाग से रिलेटेड है कि संघ और राज्यों के बीच कानून बनाने की जो शक्ति है वो किस में है। अगर आपको संविधान के भाग, संविधान की अनुसूचियां, संविधान के किसी भी टॉपिक में दिक्कत होती है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है इंडियन पॉलिटी की। आप उस प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। उससे आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे डीपीएसपी के आर्टिकल्स हैं 36 to 51, संविधान के सारे भाग हैं, संविधान की सारी अनुसूचियां हैं, संविधान के सारे संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो आपको याद हो जाएंगे। और ऐसे ही एमसीक्यू प्रैक्टिस के माध्यम से पढ़ाए गए, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। देखिए, संघ और राज्यों के बीच कानून बनाने की शक्ति बोला है, मतलब कि केंद्र राज्य संबंधों की बात। संघ और राज्यों के बीच कानून बनाने की शक्ति मतलब संघ सूची के विषयों पर कौन कानून बनाएगा? सेंटर। राज्य सूची के विषयों पर स्टेट। और समवर्ती सूची के विषयों पर संघ और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। और ये क्या कहलाता है? केंद्र राज्य संबंध। तो बेसिकली क्या पूछा है कि केंद्र राज्य संबंध किस में है? केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो याद रखिएगा, केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन बताइए किस भाग में है संविधान के? 11, 12, 13, 10। केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन है संविधान के भाग 11 में। क्लियर? 12 क्या बताता है? 12 फाइनेंस की बात करता है, यानी कि वित्त की बात करता है। संविधान के भाग 13 में क्या है? व्यापार वाणिज्य यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करता है। व्यापार वाणिज्य यानी कि ट्रेड और कॉमर्स की बात कौन करता है? संविधान का भाग 13। और 10 में क्या है? 10 में है ST/SC क्षेत्रों का प्रशासन। तो 10 में किसकी बात की गई है? ST/SC क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है संविधान के भाग 10 में।
इतनी चीजें आपको याद रखनी है संविधान के भाग से रिलेटेड। तो पूछा क्या था कि केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन किसमें है, तो केंद्र राज्य संबंध भारतीय संविधान के किस भाग में है, केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन है भारतीय संविधान के भाग 11 में। तो भाग 11 में क्या है, केंद्र राज्य संबंध। अगर पूछ लेता भाग 12 में क्या है, तो 12 में क्या है, फाइनेंस की बात है, यानी कि वित्त की बात है। संविधान के भाग 13 में किसकी बात है, व्यापार और वाणिज्य की बात है, यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स की बात है। और संविधान के भाग 10 में क्या है, ST SC क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है। तो जब ऑप्शन दिए ही हुए हैं तो हमें सारे पढ़ लेने हैं, क्या पता एग्जाम में क्या पूछ ले। तो याद रखिएगा पूछा क्या था, केंद्र राज्य संबंध। तो केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 में है, याद रखिएगा। 12 पूछ लेता तो 12 में है फाइनेंस, 13 पूछ लेता तो 13 में है ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य, 10 पूछ लेता तो 10 में है ST SC क्षेत्रों का प्रशासन। क्लियर। RNA किस तरह की श्रृंखला होती है, बताइए RNA किस तरह की श्रृंखला होती है। राइबोन्यूक्लिक एसिड किस तरह की श्रृंखला होती है, दोहरी श्रृंखला, तृतीयक श्रृंखला, एकल श्रृंखला, चतुर्थक श्रृंखला, कैसी श्रृंखला होती है। तो मैं आज आपको बता देती हूँ DNA और RNA में अंतर। तो शायद आपको DNA और RNA से रिलेटेड जो कंफ्यूजन होते हैं वो आज के बाद ना हो। देखिए DNA कैसी संरचना होती है, डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स मतलब सर्पिलाकार संरचना, ये डबल हेलिक्स की संरचना DNA की होती है। RNA कैसी संरचना है, सिंगल हेलिक्स। तो अगर आप चित्र देख पा रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डबल हेलिक्स यानी कि दोहरी श्रृंखला किसकी है, दोहरी श्रृंखला किसकी है, DNA की। और एकल श्रृंखला किसकी है, एकल श्रृंखला है RNA की। अब मैं कहूं कि DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये पूछा जाता है कि DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और RNA का राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब मैं कहूं कि DNA का क्या काम होता है, तो DNA आपकी जो आनुवांशिक जानकारियां हैं उनको स्टोर करने का काम करता है। तो DNA का काम क्या होता है, आनुवांशिक जानकारियां स्टोर करना। DNA का काम क्या होता है, आनुवांशिक जानकारियां स्टोर करना। आनुवांशिक जानकारियों को स्टोर करने का काम किसका है, DNA का है। और RNA का क्या काम होता है, RNA का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण। तो RNA का काम क्या है, प्रोटीन संश्लेषण। एक सवाल और आता है कि DNA के डबल हेलिक्स की खोज किसने की थी। DNA का ये जो डबल हेलिक्स है, यानी कि ये जो डबल हेलिक्स की संरचना है, इसकी खोज किसने की थी, तो DNA के डबल हेलिक्स की खोज की थी वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने की थी। और यही वाटसन है जिनका अभी नवंबर 2025 में निधन हो गया। इस वजह से ये क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जान लीजिए आप DNA और RNA में अंतर। अब शायद जीवन में आपको DNA और RNA में कंफ्यूजन ना होगा। DNA कैसी संरचना दिख रही है आपको, डबल हेलिक्स। ये देखिए डबल हेलिक्स संरचना दिख रही है आपको DNA, ये और ये डबल हेलिक्स संरचना है। तो डबल हेलिक्स संरचना पूछेगा तो DNA। RNA कैसी दिख रही है, सिंगल हेलिक्स। तो अब सवाल देख लीजिए RNA किस तरह की श्रृंखला है, डबल हेलिक्स है कि सिंगल हेलिक्स है। तो दिख रहा है आपको कि कैसी है RNA सिंगल हेलिक्स संरचना है। तो RNA कैसी है, एकल श्रृंखला है। और यदि DNA पूछता कि DNA क्या है, तो DNA डबल श्रृंखला है, दोहरी हेलिक्स है। अब पूछेगा कि RNA का फुल फॉर्म क्या है, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA के डबल हेलिक्स की खोज किसने की है, तो वाटसन और क्रिक ने की है। DNA क्या काम करता है, DNA आनुवंशिक जानकारियों को स्टोर करने का काम करता है। और RNA का काम क्या होता है, RNA का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है DNA और RNA के बारे में। DNA आनुवंशिक जानकारियां स्टोर करता है और RNA प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। क्लियर। तो पूछा था RNA कैसी श्रृंखला है, तो कैसी श्रृंखला दिख रही है आपको, RNA एकल श्रृंखला है। और DNA पूछता तो DNA डबल हेलिक्स यानी कि दोहरी श्रृंखला है। क्लियर। और DNA के डबल हेलिक्स की खोज किसने की थी, वाटसन और क्रिक ने। और अभी वाटसन जी का निधन हुआ है, इस वजह से ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल, यदि बैलेंस ऑफ पेमेंट असंतुलित चल रहा है और चालू लेखा घाटे में हो तो इसका मतलब क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, BOP क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बताइए। और दिया गया है कि यदि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट असंतुलित है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट असंतुलित है, तो क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है निर्यात आयात से अधिक होगा, आयात निर्यात से अधिक होगा, व्यापार संतुलन सम होगा, विदेशी निवेश अधिक होगा। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की परिभाषा ये है कि किसी भी देश द्वारा जो भी साल भर में या एक निश्चित समय अवधि में उसके द्वारा आयात और निर्यात किया जाता है तो उसका अंतर क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। अब मुझे ये बताइए कि अगर आप आयात ज्यादा कर रहे हैं, बाहर से कोई चीज मंगवा रहे हैं,
अगर आयात ज़्यादा है तो आपका पैसा खर्च होगा या पैसा मिलेगा? सीधी सी बात है, अगर आप बाहर से आयात कर रहे हैं कोई चीज़ तो पैसा खर्च होगा। कैसे? मान लीजिए आपने रशिया से कोई विमान लिया, आपने रशिया से कोई युद्ध उपकरण लिए। अब रशिया से युद्ध उपकरण ले रहे हैं आप, तो वो फ्री में तो दे नहीं देगा, उसके लिए पैसे लेगा। तो आप रशिया से अगर बाहर से कोई चीज़ मंगवा रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो जब भी आयात होता है किसी चीज़ का, बाहर से कोई चीज़ मंगवाई जाती है, तो क्या होता है? पैसा खर्च होता है। लेकिन वहीं यदि आप निर्यात करते हैं, निर्यात ज़्यादा होता है। निर्यात मतलब अपने देश से चीज़ें बाहर जाती हैं। जैसे हम फूड प्रोडक्शन में अच्छे स्थान पे, तो खाद्यान्न कहाँ? इंडिया से बाहर जा रहा है, तो क्या इंडिया भी फ्री में थोड़ी देगा? इंडिया भी तो पैसे लेगा उस चीज़ के। तो जब निर्यात होता है तो भारत को क्या मिलता है? भारत को पैसा मिलता है, भारत को पैसा मिलता है। अब मुझे बताइए अच्छी स्थिति क्या है? पैसा मिलना या पैसा खर्च होना? अच्छी स्थिति क्या है? पैसा मिलना या पैसा खर्च होना? अच्छी स्थिति है पैसा मिलना। तो यदि बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव होगा, यदि मैं कहूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो जाएगा? कि पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। जब पैसा मिल रहा है मतलब निर्यात ज्यादा हो रहा है, किससे? आयात से। लेकिन यदि मैं यही उल्टा कह दूं, उल्टा मैं क्या कह रही हूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट असंतुलित है। असंतुलित है मतलब नेगेटिव है, तो नेगेटिव है मतलब क्या? पैसा खर्च ज्यादा हो रहा है। नेगेटिव है मतलब पैसा खर्च ज्यादा हो रहा है। जब पैसा खर्च ज्यादा हो रहा है मतलब कि आयात ज्यादा हो रहा है और निर्यात कम हो रहा है। अब आ जाइए सवाल में। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट असंतुलित है। असंतुलित है मतलब नेगेटिव है, और जब बैलेंस ऑफ पेमेंट असंतुलित है मतलब नेगेटिव है, तो सीधी सी बात है पैसा खर्च होगा कि पैसा मिलेगा? नेगेटिव है तो पैसा खर्च होगा, और जब पैसा खर्च होगा तो आयात ज्यादा होगा, निर्यात कम होगा। तो क्या है? आयात निर्यात से अधिक होगा। आयात ज्यादा होगा और निर्यात कम होगा, तो आयात निर्यात से अधिक होगा। तो ये होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी निश्चित समय अवधि में किसी भी दो देशों के बीच होने वाला क्या कहलाता है? व्यापार का अंतर या आयात और निर्यात का अंतर कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कहीं बाहर से कोई चीज मंगवाई है, तो आप क्या कर रहे हैं? आयात कर रहे हैं। जब बाहर से कोई चीज आ रही है तो आपको उसके बदले पेमेंट करनी पड़ेगी, तो उसमें आपका पैसा खर्च होगा। और जब आप कोई चीज यहाँ से निर्यात कर रहे हैं, इंडिया से बाहर भेज रहे हैं, तो उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे। तो जब आप निर्यात करते हैं तो पैसे मिलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव कब जाता है? जब आपको पैसे मिले। पैसे मिले मतलब निर्यात ज्यादा हो, आयात कम हो। लेकिन अगर कहेगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट असंतुलित है मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब पैसा खर्च ज्यादा हो रहा है आपका, और जब पैसा खर्च ज्यादा हो रहा है तो सीधी सी बात है आयात ज्यादा होगा, निर्यात कम होगा, तभी बैलेंस ऑफ पेमेंट असंतुलित होगा। तो पूछा था बैलेंस ऑफ पेमेंट असंतुलित कब होता है? जब आयात ज्यादा होता है यानी कि पैसा ज्यादा खर्च होता है, और निर्यात कम होता है मतलब पैसा मिलता कम है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा हो जाता है? असंतुलित हो जाता है। क्लियर? तो अब मैं आशा करती हूं कि आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है। अनेकांतवाद सिद्धांत किस धर्म का दर्शन है? बताइए। अनेकांतवाद जो सिद्धांत है वो किस धर्म का अनूठा दर्शन है? अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, वैदिक धर्म से, जैन धर्म से, वैष्णव धर्म से। अनेकांतवाद क्या होता है? अनेकांतवाद का मतलब होता है कि किसी भी चीज के एक से ज्यादा पहलू होते हैं। हम अधिकतर चीजों को कैसे देखते हैं? किसी भी एक चीज को के एक पहलू ना होके उसके कई सारे पहलू होते हैं। यही दर्शन कहलाता है अनेकांतवाद। तो अनेकांतवाद दर्शन क्या कहता है कि किसी भी चीज के, मान लीजिए कोई भी चीज है, कोई भी बात है, उसके अनेक पहलू होते हैं, उसके अनेक पहलू होते हैं। और यही दर्शन क्या कहलाता है? अनेकांतवाद। और ये किससे संबंधित है? तो अनेकांतवाद दर्शन जैन धर्म से संबंधित है। तो ये पूछा जाता है कि अनेकांतवाद दर्शन किससे संबंधित है, अनेकांतवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म का दर्शन है। और अनेकांतवाद का मतलब ये होता है कि किसी भी एक चीज के एक से ज्यादा पहलू होते हैं। कहते हैं ना कि आपके उसमें एथिक्स में पढ़ाया जाता है कि जब भी किसी चीज को आप देखिए तो उसके कई सारे डायमेंशंस को देखिए, कई सारे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। एक सिविल सर्विसेज जो सिविल सर्वेंट होता है उसको ये चीज सिखाई जाती है कि जब भी आप किसी चीज को देखें तो उसके सारे पहलुओं को पे नजर डालें। तो यही दर्शन क्या कहलाता है? अनेकांतवाद का दर्शन, जो किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। क्लियर? तो अनेकांतवाद दर्शन किससे संबंधित है? जैन धर्म से। अगला सवाल है हिमालयी नदियां किस प्रकार की होती हैं? हिमालयी नदियां किस प्रकार की होती हैं? ऑप्शन है आप सभी के सामने, वर्षा पर आधारित, सदा नीरा, मौसमी, छोटी।
बेसिकली दो प्रकार की नदियां होती हैं। कौन कौन सी? हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियां। और यहाँ मैं अंतर समझा दूंगी तो शायद आपको कभी ना भूले। पहली होती हैं हिमालयीन नदियां, दूसरी होती हैं प्रायद्वीपीय नदियां। और जो ये हिमालयीन नदियां होती हैं ये हमेशा सदा नीरा होती। अब आप कहेंगे सदा नीरा क्यों होती हैं? सदा नीरा का मतलब होता है इसमें साल भर पानी भरा रहता है। लेकिन कैसे भरा रहता है? क्योंकि इसमें वाटर के सोर्स क्या होते हैं? बर्फ और ग्लेशियर का पिघलना। बर्फ और ग्लेशियर, बर्फ ग्लेशियर धीरे धीरे लगातार पिघलते रहते हैं और इनमें साल भर पानी बना रहता है। इनका सोर्स क्या है? बर्फ और ग्लेशियर का पिघलना। तो बर्फ ग्लेशियर पिघलते रहते हैं और इनको पानी मिलता रहता है। अब ये हिमालयीन नदियों के उदाहरण क्या हैं? जैसे गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, ये सब किसकी उदाहरण है? ये सब हिमालयीन नदियों के उदाहरण हैं। और इन्हें पानी कहाँ से मिलता है? बर्फ और ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं, लगातार इनको पानी मिल रहा है, तो ये साल भर ये पानी से ओत-पोत रहती हैं, यानी कि पानी से भरी हुई रहती हैं। अब दूसरी कौन सी होती है? प्रायद्वीपीय नदियां। अब प्रायद्वीपीय नदियां किस पर आधारित है? तो याद रखिएगा प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर आधारित होती हैं, बारिश पर आधारित होती। जब बारिश होगी तभी इनमें पानी ज्यादा होता है, तो इसलिए हम इनको क्या कह सकते हैं? वर्षा पर आधारित या मौसमी नदियां होती हैं। और ये कौन कौन सी होती हैं? ये मौसमी नदियां कौन सी हैं? तो याद रखिएगा प्रायद्वीपीय नदियों में आ जाती हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये नदियां कैसी होती हैं? ये नदियां प्रायद्वीपीय नदियां कहलाती हैं। तो पूछा जाता है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार की नदियां हैं? दो प्रकार की मुख्य नदियां होती हैं। पहली होती हैं हिमालयीन नदियां और दूसरी होती हैं प्रायद्वीपीय नदियां। पूछा जाता है, जैसे सवाल पूछ रहा है कि हिमालयीन नदियां कैसी होती? पूछा है ना हिमालयीन नदियां किस प्रकार की होती? अब आप बता पाएंगे कि हिमालयीन नदियां कैसी होती हैं? सदा नीरा। कैसी होती है? सदा नीरा होती हैं। क्यों होती हैं सदा नीरा? क्योंकि ये इनमें साल भर पानी बना रहता है। और साल भर पानी किस कारण से बना रहता है? क्योंकि इन नदियों को पानी कहाँ से मिलता है? बर्फ और ग्लेशियर के पिघलने के कारण। और पता है आपको कि ग्लेशियर धीरे धीरे पिघल रहे हैं, पानी लगातार मिल रहा है इन नदियों को, तो ये सदा नीरा है। हिमालयीन नदियों के उदाहरण कौन से होते हैं? तो हिमालयीन नदियों के उदाहरण हैं जैसे गंगा, इसमें साल भर पानी होता है। ब्रह्मपुत्र नदी साल भर पानी होता है। सिंधु नदी साल भर पानी होता है। तो ये नदियां सदा नीरा क्यों कहलाती हैं? क्योंकि उनको बर्फ और ग्लेशियर के पिघलने के कारण साल भर पानी मिलता रहता है। वहीं प्रायद्वीपीय नदियों की बात की जाए तो प्रायद्वीपीय नदियां क्या है? वर्षा पर आधारित हैं, यानी कि मौसम पर आधारित हैं। जब बारिश होगी तभी इन नदियों को पानी ज्यादा मिलेगा। प्रायद्वीपीय नदियां कौन कौन सी हैं? जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है और भी नदियां। क्लियर? तो हिमालयीन नदियां किस प्रकार की होती हैं? हिमालयीन नदियां होती हैं सदा नीरा, क्योंकि इनको बर्फ और ग्लेशियर के पिघलने के कारण साल भर पानी मिलता रहता है। और वर्षा पर आधारित कौन सी होती हैं? तो वर्षा पर आधारित होती हैं प्रायद्वीपीय नदियां। वर्षा पर आधारित कौन सी होती हैं? प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं। अब पूछ लेगा अगर कि गंगा कैसी नदी है? हिमालयीन नदी है कि प्रायद्वीपीय नदी है? तो आप बता पाएंगे कि गंगा कैसी नदी है? हिमालयीन नदी। पूछेगा गोदावरी कैसी नदी है? प्रायद्वीपीय नदी है या हिमालयीन नदी है? तो गोदावरी कैसी नदी है? प्रायद्वीपीय नदी है। कृष्णा कैसी नदी है? प्रायद्वीपीय नदी है। सिंधु कैसी नदी है? हिमालयीन नदी है। तो सवाल ऐसे भी पूछा जाता है। और पूछ लेगा कि हिमालयीन नदियों को वाटर सोर्स उनका क्या है? तो हिमालयीन नदियों का वाटर सोर्स क्या है? बर्फ और ग्लेशियर का पिघलना। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। तो याद रखिएगा हिमालयीन नदियां कैसी होती हैं? सदा नीरा होती हैं। और इनको पानी कैसे मिलता है? बर्फ और ग्लेशियर के पिघलने के कारण। अगला है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मिला? ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मिला? 100वें संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, 102वां, 103वां। बताइए ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा मिला? तो 102वां संविधान संशोधन 2018 में जो आया था उसके द्वारा ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। और संविधान में एक नया आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया? आर्टिकल 338B, जो ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। क्लियर? 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? बांग्लादेश के साथ जो भूमि समझौता हुआ था भारत का। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो भूमि समझौता हुआ था वो किसके अंतर्गत हुआ था? 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हुआ था। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जीएसटी से संबंधित है। 103वां क्या है? ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने से। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण 103वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मिलता है। तो इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा किसमें मिला? ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा
102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा प्रदान किया गया और संविधान में एक नया कौन सा अनुच्छेद या कौन सा नया आर्टिकल जुड़ा, आर्टिकल 338 भी जोड़ा गया। आर्टिकल 338 में है एससी आयोग, 338A में है एसटी आयोग और 338B में है ओबीसी आयोग। तो याद रखिएगा कि अगर पूछ लेता है कि ओबीसी आयोग किस में है, ओबीसी आयोग किस आर्टिकल में है संविधान के, तो ओबीसी आयोग है आर्टिकल 338B में। क्लियर। और बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी जरूरी है, अगर ऑप्शन में दिए गए हैं तो कुछ भी पूछ सकता है। तो 100वां संविधान संशोधन संबंधित था भारत और बांग्लादेश के बीच बेसिकली एक भूमि समझौता हुआ था। तो 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौते से। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 130वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने से संबंधित है। क्लियर। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। पूछा था ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 102वें संविधान संशोधन द्वारा मिला। क्लियर। चलिए आगे बढ़ें। रेखीय संवेग किसका गुणनफल, बताइए रेखीय संवेग किसका गुणनफल है। रेखीय संवेग किसका गुणनफल है, साइंस भी आनी है आपके एग्जाम में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबसे क्वेश्चंस आएंगे। रेखीय संवेग किसका गुणनफल है, द्रव्यमान और त्वरण का, द्रव्यमान वेग का, बल समय का, दूरी और समय का। देखिए रेखीय संवेग, बताइए रेखीय संवेग किसका गुणनफल है, तो याद रखिएगा रेखीय संवेग है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, रेखीय संवेग कहते हैं। क्लियर। रेखीय संवेग को किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को एम से डिनोट करते हैं और वेग को वी से डिनोट करते हैं। तो रेखीय संवेग का जो सूत्र है वो क्या हो जाता है, द्रव्यमान गुणे वेग। रेखीय संवेग को पी से डिनोट किया जाता है, द्रव्यमान को एम से और वेग को वी से। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, रेखीय संवेग किसका गुणनफल होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। तो याद रखिएगा पूछे सवाल कि रेखीय संवेग किसका गुणनफल है, तो रेखीय संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। रेखीय संवेग को पी से डिनोट किया जाता है और द्रव्यमान को एम से, वेग को वी से। क्लियर। तो P = m × v रेखीय संवेग का सूत्र होता है। तो रेखीय संवेग किसका गुणनफल है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। भारत की पहली ट्रेन जिसमें एटीएम सुविधा प्रदान की गई, भारत की पहली ट्रेन में एटीएम सुविधा प्रदान की गई है, वो किस बैंक द्वारा प्रदान की गई। भारत में ट्रेन है, बेसिकली ट्रेनें चलती हैं, अब ट्रेन में भी आपको एटीएम सुविधा मिलेगी ट्रेन के अंदर, और किस बैंक ने ये चालू किया है वही पूछा है कि किस बैंक ने अपना एटीएम लगाया है ट्रेन में। ऑप्शन है आपके सबके सामने, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। तो ट्रेन में एटीएम लगा सुविधा देने वाला या ट्रेन में एटीएम लगाने वाला बैंक कौन सा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और किस ट्रेन में इसने एटीएम दिया है, पंचवटी एक्सप्रेस के एसी कोच में, पंचवटी एक्सप्रेस। तो याद रखिएगा ऐसा कौन सा बैंक है जिसने अब ट्रेन में भी क्या दिया है, अपना एटीएम लगाया है। तो कौन सा बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। और किस ट्रेन में इसने एटीएम सुविधा प्रदान की है, तो पंचवटी एक्सप्रेस में इसने एटीएम सुविधा प्रदान की है। तो ऐसा कौन सा बैंक है जो चलती ट्रेन में भी आपको एटीएम सुविधा प्रदान करेगा, तो कौन सा बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। याद रखिएगा। और ट्रेन का नाम क्या है, जिस ट्रेन में आपको एटीएम सुविधा मिलने वाली है, तो ट्रेन का नाम क्या है, पंचवटी एक्सप्रेस। क्लियर। और भारत की पहली ट्रेन जिसमें एटीएम सुविधा है वो पंचवटी एक्सप्रेस है। और किस बैंक द्वारा एटीएम लगाया गया है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा। करंट अफेयर्स का सवाल है ये कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पंचवटी एक्सप्रेस में क्या लगाई है, एटीएम सुविधा प्रदान की है। क्लियर। अगला सवाल, गति और चाल में क्या अंतर है, बताइए गति और चाल में क्या अंतर है। ऑप्शन है आप सबके सामने, वे एक ही हैं। गति एक दिशा सहित माप है, चाल नहीं। चाल दिशा सहित माप है, गति नहीं। और दोनों दिशा सहित होते हैं। बताइए गति और चाल में क्या अंतर है। बेसिकली ये पूछा है कि गति और चाल, गति और चाल में कौन सी सदिश राशि है और कौन सी अदिश राशि है। गति और चाल में कौन सी सदिश है और कौन सी अदिश है। क्योंकि सदिश राशियां क्या होती हैं, जिन्हें चलने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता है, वो सदिश राशियां हैं। आप सबने अपने साइंस के एग्जाम बुक्स में पढ़ा होगा स्कूल में। और अदिश राशियां क्या होती हैं, जिन्हें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो अदिश राशियां वो होती हैं जिन्हें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, और सदिश राशियां क्या होती हैं, जिन्हें दिशा की आवश्यकता होती है। तो गति कैसी राशि है, गति कैसी राशि है, तो याद रखिएगा गति है अदिश राशि। गति कैसी है, गति है अदिश। अदिश का मतलब ये है कि इसके लिए परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो अदिश राशियां क्या होती हैं, जिन्हें केवल
परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती। दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी राशियां क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। मतलब कोई वस्तु कितनी तेज चल रही है, कितनी तेज वो गति कर रही है, उसके लिए उसकी दिशा को जानना जरूरी नहीं है। तो अदिश राशियां वो होती हैं जिन्हें केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ना कि दिशा की। तो गति कैसी राशि है? तो याद रखिएगा, गति कैसी राशि है? गति है अदिश राशि। और चाल कैसी राशि है? चाल है सदिश राशि। मतलब इसको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होगी। तो याद रखिएगा, गति है अदिश और चाल है सदिश। अब क्या दिया है कि गति और चाल में क्या अंतर है? तो गति एक दिशा सहित माप है। क्या गति दिशा सहित माप है? चाल नहीं। चाल दिशा सहित है, गति नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि चाल दिशा सहित माप है, मतलब चाल सदिश राशि है और गति नहीं, क्योंकि गति कैसी राशि है? गति अदिश राशि। क्लियर? तो याद रखिएगा, गति कैसी है? गति अदिश राशि है, जिसे ज्ञात करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। और चाल कैसी राशि है? तो चाल सदिश राशि। क्लियर? तो इतना अंतर आपको याद रखना है गति और चाल में। क्लियर? तो याद रखिएगा, गति क्या है? गति है अदिश राशि और चाल, एक सेकेंड, इसने इंग्लिश में क्या लिखा है? वेलोसिटी। एक सेकेंड, माफ करिएगा, इसने हिंदी में गति लिखा हुआ है, इंग्लिश में इसने वेग लिखा हुआ है। इसी वजह से अधिकतर इंग्लिश को थोड़ा सा एक बार देख लिया करिए। क्वेश्चन में इसने लिखा हुआ है गति, हिंदी में गति एक अदिश राशि है, लेकिन यहाँ इसने उसमें ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ? वेलोसिटी, मतलब वेग। तो यहाँ ये अंतर है, गति को वेग नहीं कहते हैं, गति अलग है, वेग अलग है। तो इसने इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है वेग। और अगर वेग की बात करेंगे तो वेग क्या हो जाएगा? अगर वेग की बात की जाएगी तो वेग हो जाएगी सदिश राशि। वेग क्या हो जाएगी? सदिश राशि। और अगर स्पीड की बात करेंगे चाल में तो वो हो जाएगी अदिश राशि। माफ करिएगा, मैंने हिंदी में पढ़ा लेकिन मैंने इंग्लिश नहीं देखी, इस वजह से यहाँ मिस्टेक हो गई। इसी वजह से मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ये चीज़ होती है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ कि जब भी कोई चीज़ या कोई क्वेश्चन दिया रहे तो उसका इंग्लिश जरूर पढ़ा करिए। हिंदी में कुछ और दिया होता है लेकिन उसका जो राइट माना जाता है वो इंग्लिश का क्वेश्चन ही माना जाता है। जैसे अभी हमने क्या देखा, हिंदी में लिखा हुआ है गति, गति अदिश राशि ही है, हमने सही पढ़ा है कि गति अदिश राशि है। चाल अदिश राशि ही है, लेकिन इसने ऑप्शन में क्या लिखा हो? वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर हम कहेंगे तो वेलोसिटी का मतलब होता है वेग, और वेग कैसी राशि है? वेग सदिश राशि है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये, थोड़ा जब एग्जाम में जाइएगा तो इस चीज़ को, ये सिली मिस्टेक मत करिएगा जो अभी मैंने की। मैंने हिंदी पढ़ लिया लेकिन मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ा कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है? वेग होती। और ये वेग क्या होती है? तो याद रखिएगा, वेग सदिश राशि होती। वेग कैसी राशि होती है? वेग सदिश राशि होती। और उसने दिया हुआ स्पीड, स्पीड को ही गति कह लीजिए, आप स्पीड को ही चाल कह लीजिए। तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि स्पीड यानी कि गति, गति कैसी राशि है? गति अदिश राशि है। या चाल कैसी है? अदिश राशि। तो याद रखिएगा, वेग सदिश राशि होती है और चाल कैसी राशि होती है? चाल, गति, ये कैसी होती है? अदिश राशि। चाल कह लीजिए, गति कह लीजिए, ये कैसी राशि होती है? ये अदिश राशि होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा गति कैसी? गति का मतलब इसमें था वेग, यहाँ वेलोसिटी लिखा हुआ है, वेग। मिसप्रिंट है थोड़ा सा क्वेश्चन में, तो थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। वेग एक दिशा सहित माप है, मतलब वेग एक सदिश राशि है। वेग कैसी है? वेग सदिश राशि है। और चाल और गति कैसी है? चाल और गति अदिश राशि है। मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ा था, मैंने गलती ये कर दी। आप भी जब एग्जाम हॉल में जाइए तो उसमें एक बार जब क्वेश्चन है उसका इंग्लिश में अगर दिया हुआ है तो वो जरूर पढ़ लीजिए। हिंदी मिसप्रिंट रहती है, जैसे यहाँ पे हिंदी मिसप्रिंट थी, हिंदी में लिखा हुआ है गति लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ वेलोसिटी। ये गति और वेलोसिटी दोनों अलग है। गति मतलब स्पीड यानी कि चाल, यानी कि गति। तो वेग कैसी है? याद रखिएगा, सदिश राशि है। और चाल और गति कैसी है? अदिश राशि है। तो याद रखना है आपको कि गति क्या है? गति है अदिश राशि और वेग कैसी है? सदिश राशि। तो वेग क्या है? एक दिशा सहित माप है। दिशा सहित माप है मतलब कि सदिश राशि, सदिश राशि। और चाल नहीं, चाल इसलिए नहीं है क्योंकि चाल कैसी है? चाल अदिश राशि है। तो वेग कैसी है? सदिश राशि। इसको ज्ञात करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। और अदिश राशि कौन सी है? चाल और गति अदिश राशि यानी कि स्पीड। इंग्लिश जरूर पढ़िएगा क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो, हिंदी मिसप्रिंट रहती है जैसे इस क्वेश्चन में थी। चलिए आगे बढ़िए।
नर्मदा नदी पर स्थित बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन सी हैं? नर्मदा नदी पर स्थित बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन सी हैं, बताइए। नर्मदा नदी पर स्थित बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन सी हैं? सरदार सरोवर, इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर, उपरोक्त सभी, बताइए। नर्मदा नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं स्थित हैं? तो याद रखिएगा, नर्मदा नदी पर ये तीनों परियोजनाएं। सरदार सरोवर कहाँ स्थित है? गुजरात में। इंदिरा सागर कहाँ स्थित है? आपके खंडवा में, मध्य प्रदेश। खंडवा मध्य प्रदेश में स्थित है और एशिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है। ओमकारेश्वर डैम भी कहाँ है? ओमकारेश्वर डैम भी आपके खंडवा मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये तीनों परियोजनाएं किस पे स्थित हैं? आपके नर्मदा नदी पर ही स्थित हैं। अब मैं कहूँ कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से माना जाता है, तो आप कहेंगे नर्मदा नदी का उद्गम माना जाता है अमरकंटक पहाड़ी से। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। मैं कहूँ कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, तो आप कहेंगे नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में की ओर बहती है, यानी कि उल्टा बहती है। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है, यानी कि उल्टा बहती है। अब मैं कहूँ कि ये नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में कि अरब सागर में, तो आप सब कहेंगे कि ये अरब सागर में गिरती है। फिर मैं कहूँ कि नर्मदा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई, क्योंकि नर्मदा नदी तो मध्य प्रदेश में भी बह रही है, गुजरात में भी बह रही है, महाराष्ट्र में भी बह रही है, तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 13-12 किलोमीटर। ये कितनी है? इसकी कुल लंबाई है। तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 13-12 किलोमीटर। तो याद रखिएगा, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, यानी नर्मदा नदी निकलती कहाँ है? अमरकंटक पहाड़ी, अनूपपुर जिला, मध्य प्रदेश से ये निकलती है नर्मदा नदी। उद्गम स्थल पूछा जाता है। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकल रही है? अमरकंटक पहाड़ी, मध्य प्रदेश से निकल रही है। किस दिशा में बहती है ये? तो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती, उल्टा बहती है। जहां बाकी प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वहीं ये जो नर्मदा नदी है वो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। और ये नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछा जाता है। यही नर्मदा नदी है जो किसका निर्माण करती है? रिफ्ट वैली का, यानी कि भ्रंश घाटी का। और पूछा जाता है कि भ्रंश घाटी का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो भ्रंश घाटी का निर्माण कौन सी नदी करती है, यानी कि रिफ्ट वैली का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो रिफ्ट वैली का निर्माण यही नर्मदा नदी करती है। रिफ्ट वैली का निर्माण कौन करती है? नर्मदा नदी। पूछा जाता है कि भ्रंश घाटी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो रिफ्ट वैली का निर्माण नर्मदा नदी द्वारा किया जाता है। नर्मदा नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? सरदार सरोवर गुजरात में स्थित है, इंदिरा सागर खंडवा मध्य प्रदेश में और ओमकारेश्वर खंडवा मध्य प्रदेश में। ये सभी परियोजनाएं नर्मदा नदी पर ही हैं। इस वजह से राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नर्मदा नदी पर स्थित परियोजनाएं कौन सी हैं? सभी। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक पहाड़ी, अनूपपुर जिला, मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी की टोटल लंबाई है 13-12 किलोमीटर। नर्मदा नदी ही रिफ्ट वैली का निर्माण करती है, भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। क्लियर? नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। भारत में नई जनगणना होने वाली है, आप सब जानते हैं। और उस नई जनगणना की विशेष बात क्या है? इस बार की जो जनगणना होने वाली है उसमें विशेष बात क्या है? जनगणना 2011 के बाद 21 में होने वाली थी, लेकिन ड्यू टू कोविड चीजें नहीं पॉसिबल हो पाई। तो अब क्या है? अब नई जनगणना होने वाली है। अब ये जो नई जनगणना है इसमें नया क्या है? तो पूछा है सवाल कि भारत ने किस योजना के तहत डिजिटल जनगणना 2027 तक शुरू करने का निर्णय लिया है और उसमें कौन सा एक नया डेटा सम्मिलित किया जाएगा। 2027 की जो जनगणना है उसमें कौन सा एक नया डेटा शामिल किया जाएगा। ऑप्शन है आप सभी के सामने कि डिजिटल भारत अभियान का शिक्षा डेटा, कामकाजी डेटा, जातिगत डेटा या आय डेटा। तो याद रखिएगा 2027 की जो इस बार की जनगणना है उसमें क्या शामिल होने वाला है? कास्ट सेंसस होने वाले हैं, यानी कि जातिगत जनगणना होने वाली है। तो इस बार की जनगणना में क्या होगा? कास्ट सेंसस होगा, जातिगत जनगणना होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इतना हाइप क्यों मचा हुआ है, क्या पहली बार भारत में कास्ट सेंसस हो रहे हैं शायद इसलिए इतना हाइप है? तो आप कहेंगे नहीं, पहली बार नहीं हो रहा है। 1931 में भी जातिगत जनगणना हो चुकी है। 1931 में भी जातिगत जनगणना हो चुकी है। तो याद रखिएगा, पहली बार ऐसा नहीं है कि कास्ट सेंसस इंडिया में हो रहे हैं। 1931 में भी कास्ट सेंसस इंडिया में हो चुके हैं। क्लियर? अगर जनगणना के इतिहास की आप बात करेंगे तो आप पाएंगे कि 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जनगणना की शुरुआत हुई थी, लेकिन ये व्यवस्थित जनगणना नहीं थी। व्यवस्थित जनगणना नहीं थी। फिर 1881 में आता है लॉर्ड रिपन, और इस रिपन के कार्यकाल में ही किसकी शुरुआत हुई? रिपन के कार्यकाल में ही व्यवस्थित जनगणना की शुरुआत हुई।
तो भारत में व्यवस्थित जनगणना की शुरुआत कब मानी जाती है? भारत में व्यवस्थित जनगणना की शुरुआत मानी जाती है 1881 में रिपन के कार्यकाल में। क्लियर? इतनी चीजें जनगणना के बारे में आप याद रखिएगा। 2011 की जो जनगणना हुई थी, 2011 की जो जनगणना हुई थी वो स्वतंत्र भारत की किस नंबर की जनगणना थी? स्वतंत्र भारत की 7वें क्रम की जनगणना थी। 2011 की जो जनगणना थी वो स्वतंत्र भारत की 7वें क्रम की जनगणना थी और वैसे 15th क्रम की। क्लियर? तो ये स्वतंत्र भारत की पूछेगा कि 2011 की जो जनगणना थी वो स्वतंत्र भारत की किस क्रम की जनगणना थी? तो 7वें क्रम की। और देश की किस क्रम की जनगणना थी? तो 15th क्रम की। तो आपने क्या जाना? आपने ये जाना कि इस बार जो सेंसस होने वाले हैं यानी कि जनगणना होने वाली है उसमें एक नया डेटा कौन सा शामिल किया जाएगा? कास्ट सेंसस यानी कि जातिगत जनगणना। और ये जातिगत जनगणना क्या भारत में पहली बार है? तो आप कहेंगे जी नहीं, भारत में पहले भी जातिगत जनगणना एक बार हो चुकी है 1931 में। फिर आप कहेंगे कि जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी? तो आप कहेंगे 1872 में मेयो के कार्यकाल में जनगणना की शुरुआत हुई थी। लेकिन व्यवस्थित जनगणना कब से चालू हुई? तो व्यवस्थित जनगणना चालू हुई 1881 में रिपन के कार्यकाल में। फिर आप कहेंगे कि 2011 की जनगणना जो हुई थी इसके पहले वाली वो स्वतंत्र भारत की किस क्रम की जनगणना थी? मतलब भारत के स्वतंत्र होने के बाद किस क्रम की जनगणना थी? तो भारत के स्वतंत्र होने के बाद ये 7वें क्रम की जनगणना थी। और देश की किस क्रम की थी? तो देश की 15th क्रम की जनगणना थी। तो इतनी चीज याद रखिएगा। क्लियर? तो इस बार कौन से सेंसस शामिल होने वाले हैं? कास्ट सेंसस शामिल होने वाले हैं यानी कि जातिगत जनगणना शामिल होने वाली है। चंद्र ग्रहण कब होता है? अभी सितंबर 2025 में चंद्र ग्रहण देखा गया, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। भारत में भी ये देखा गया तो भारत में भी चर्चा में था। तो चंद्र ग्रहण कब होता है बताइए? जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच आ जाती है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, जब सूर्य पृथ्वी के पीछे होता है, जब चंद्रमा मंगल के पास होता है। तो याद रखिएगा चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य, ये है सूर्य, सूरज और चंद्रमा, सूरज और चंद्रमा के बीच कौन आ जाती है? सूरज और चंद्रमा के बीच आ जाती है पृथ्वी। और पृथ्वी की छाया किस पे पड़ती है? पृथ्वी की छाया पड़ती है चंद्रमा पर। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ऐसी स्थिति को कहते हैं चंद्र ग्रहण। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। जब सूरज और चंद्रमा के बीच कौन आ जाती है? सूरज और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी की छाया किस पे पड़ती है? चंद्रमा पर। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण भी सुना होगा आपने। तो सूर्य ग्रहण तब पड़ता है जब सूर्य और ये है पृथ्वी, जब सूरज और पृथ्वी के बीच कौन आ जाता है? सूरज और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब सूरज और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ऐसी स्थिति को कहते हैं सूर्य ग्रहण। क्लियर? तो याद रखिएगा चंद्र ग्रहण अभी हाल ही में सितंबर 2025 में देखा गया है। तो ये सवाल पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूरज और चंद्रमा के बीच कौन आ जाती है? पृथ्वी। और पृथ्वी की छाया किस पे पड़ती है? पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? चंद्र ग्रहण। और शायद ये पूर्णिमा के दिन ही होता है। बताइए चंद्र ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होती है? जब सूरज और पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है? जब सूरज और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। चंद्रमा की छाया सूर्य पे पड़ती है तो उसको सूर्य ग्रहण कहा जाता है। क्लियर? चंद्र ग्रहण कब होता है? कब पढ़ा आपने? चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूरज और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ रही है। तो ऑप्शन है क्या कहीं कि चंद्र ग्रहण में सूरज और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है। तो जब पृथ्वी सूरज चंद्रमा के बीच आती है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण। तो याद रखिएगा चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूरज चंद्रमा के बीच आ जाती है। ये पृथ्वी है, इसकी छाया है वो चंद्रमा पर पड़ रही है। तो कौन सी स्थिति निर्मित हो रही है? चंद्र ग्रहण की। क्लियर? और जब सूरज और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो ये कैसी स्थिति होती है? सूर्य ग्रहण की। और अंतर क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में कंफ्यूजन होता है। तो अगर हमें कंफ्यूजन नहीं मन में रहे तो अच्छी चीज क्या है? अच्छी चीज है कि एक ही जगह दोनों चीजें पढ़ लीजिए ताकि कंफ्यूज ना हो मन। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूरज और चंद्रमा के बीच कौन आ रही है? पृथ्वी। और पृथ्वी की छाया किस पे पड़ रही है? पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ती है। अगला सवाल है कि सभी नागरिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन किस आर्टिकल के अंतर्गत दिए जाते हैं? आर्टिकल 39D, 40, 44, 41। समान कार्य के लिए समान वेतन किस आर्टिकल में है? ये याद रखिएगा ये जो सारे आर्टिकल्स हैं वो डीपीएसपी से रिलेटेड आर्टिकल है यानी कि नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में है। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? आर्टिकल 36 to 51 है।
और मैं फिर से रिपीट कर रही हूं कि अगर आपको दिक्कत होती है संविधान के भाग या संविधान के जो नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड आर्टिकल्स में, तो संविधान की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, 20-20 मिनट के वीडियो हैं, जाके देख लीजिएगा। आपके यहाँ से रिलेटेड कंफ्यूजन, आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो क्लियर ही हो जाएंगे। अब देखिए पूछा क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें है? तो याद रखिएगा समान कार्य के लिए समान वेतन है आर्टिकल 39D में। समान कार्य के लिए समान वेतन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई महिला और पुरुष हैं, दोनों मिलके 4 घंटे या 8 घंटे का काम कर रहे हैं, दोनों सेम काम कर रही हैं, सेम परिस्थिति में काम कर रहे हैं, लेकिन महिला को उसके लिए कम वेतन मिल रहा है और पुरुष को ज्यादा। पुरुष को एक दिन काम करने के 500 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन महिला को 300 रुपए ही दिए जाते हैं, बल्कि दोनों लोग सेम परिस्थिति में काम कर रहे हैं, सेम टाइम में काम कर रहे हैं और इतने ही घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम वेतन दिया जाता है। तो आर्टिकल 39D क्या कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, भले वो महिला पुरुष हो या कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति हो, निम्न वर्ग का व्यक्ति हो, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। तो समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें है? संविधान के आर्टिकल 39D में है। तो 39D क्या कहता है? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें है? 39D में। 40 में क्या है? 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। तो अगर पूछा जाता है कि ग्राम पंचायतों का गठन संविधान के किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 40 में है। आर्टिकल 44 क्या कहता है? ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, यानी कि समान सिविल संहिता की बात करता है। अब आप कहेंगे समान सिविल संहिता क्या होती है? तो देखिए, आप सबको पता है कि मुसलमानों में शरीयत लॉ लागू होता है, विवाह के जो नियम है उनके, उत्तराधिकार के जो नियम है, तलाक के जो नियम है, उनमें शरीयत लॉ लागू हुआ करता था। और हिंदुओं में अपने हिंदुओं का जो नियम था उसके अनुसार चीजें, उत्तराधिकार में, विवाह में, तलाक में, वो हिंदू कोड बिल के अनुसार चीजें होती थी। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहता है कि कोई व्यक्ति, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन अगर वो भारत का नागरिक है तो सभी के लिए एक समान कानून होगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड किसकी बात करता है? समान सिविल संहिता की बात करता है। समान सिविल संहिता का मतलब ये है कि किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए जो कानून होगा वो सेम होगा। उत्तराधिकार से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, तलाक से संबंधित हो, सभी के लिए समान नियम होंगे। और इसी को लेके संसद में बहुत ज्यादा हंगामा मचा हुआ था, यूनिफॉर्म सिविल कोड को ही लेके। तो यूसीसी किससे संबंधित है? समान सिविल संहिता से संबंधित है। 41 क्या बताता है? 41 शिक्षा, रोजगार और सुशासन की बात करता है। शिक्षा, नागरिकों को शिक्षा, रोजगार और सुशासन, इसकी बात कौन करता है? आर्टिकल 41। और ये सारे आर्टिकल्स किससे संबंधित हैं? डीपीएसपी से रिलेटेड हैं। डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में है, आर्टिकल 36 to 51 में। तो समान कार्य के लिए समान वेतन पूछा था, तो समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें है? आर्टिकल 39D में। ग्राम पंचायतों के गठन की बात किसमें है? तो ग्राम पंचायतों के गठन की बात है आर्टिकल 40 में। क्लियर? यूनिफॉर्म सिविल कोड किसमें है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है आर्टिकल 44 में। समान सिविल संहिता किसमें है? आर्टिकल 54 में है कि किसी भी धर्म का व्यक्ति हो उसके लिए जो कानून होगा वो समान होगा। 41 किसकी बात करता है? शिक्षा, रोजगार, सुशासन की बात करता है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है कि पूछ लेगा कि ग्राम पंचायतों का गठन किसमें है, तो आप बता पाएंगे कि 40 में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड किसमें है? 44 में है। समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें है? 39D में है। और 41 में क्या है? शिक्षा, रोजगार और सुशासन की बात। क्लियर? और डीपीएसपी किसमें है? भाग 4 में, 36 to 51 के बीच में। समान कार्य के लिए समान वेतन, राइट आंसर आर्टिकल 39D। हिमालयी नदियां किस प्रकार की होती हैं? ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सदा नीरा होती हैं, क्योंकि हिमालयी नदियों को वाटर रिसोर्स क्या होते हैं? हिमालयी नदियों के बर्फ और ग्लेशियर के पिघलने के कारण इनको पानी मिलता रहता है, जैसे गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी। तो हिमालयी नदियां किस प्रकार की होती हैं? सदा नीरा होती हैं। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है अनुवांशिक सूचना धारण, ऊर्जा उत्पादन, ट्रांसपोर्ट नियंत्रण या प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए, ये है कोशिका, ये मान लीजिए कोशिका। इस कोशिका को घेरे हुए यहाँ पे क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है। और ये कोशिका झिल्ली क्या करती है? कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर आने वाले, ये कोशिका के अंदर आने वाले या कोशिका से बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करने का काम करती है कि कोशिका के अंदर कौन से पदार्थ प्रवेश करेंगे या कोशिका के अंदर से कौन से पदार्थ बाहर जाएंगे। इसको नियंत्रित करने का काम किसका होता है? इसको नियंत्रित करने का काम कोशिका झिल्ली को होता है, कोशिका झिल्ली का होता है।
तो कोशिका के अंदर क्या प्रवेश करेगा या कोशिका के अंदर से क्या बाहर जाएगा, ये है कोशिका। कोशिका के अंदर क्या प्रवेश करेगा, कोशिका के अंदर से क्या बाहर जाएगा, इसको नियंत्रित करने का काम किसका है, इस कोशिका झिल्ली का है। तो ये कोशिका झिल्ली क्या काम करती है कि कोशिका के अंदर क्या प्रवेश करेगा, कोशिका के अंदर से क्या बाहर जाएगा। तो इसका काम क्या है कोशिका झिल्ली का, ट्रांसपोर्ट नियंत्रण यानी कि वहनांतरण। इंग्लिश में लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट नियंत्रण। तो ट्रांसपोर्ट को नियंत्रित करने का काम कि क्या चीज अंदर आएगी कोशिका के और क्या चीज कोशिका से बाहर जाएगी, क्या चीज यहाँ कोशिका में प्रवेश करेगी और कौन सी चीज कोशिका से बाहर चली जाएगी। इसको कौन नियंत्रित करता है, ये जो बाहर इसके झिल्ली होती है वो नियंत्रित करती है। इसी वजह से कोशिका झिल्ली का क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट नियंत्रण का यानी कि वहनांतरण का, कि कोशिका के अंदर कौन सी चीज प्रवेश करेगी और कोशिका से कौन सी चीज बाहर जाएगी। तो कोशिका झिल्ली का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट नियंत्रण। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। भारत की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या 2025 में कितनी हो गई है। भारत में करंट में कितनी यूनेस्को साइट्स हैं बताइए। भारत में टोटल कितनी यूनेस्को साइट्स हो चुकी हैं अब, 42, 43, 44, 45। भारत में कितनी यूनेस्को साइट हो गई हैं, तो याद रखिएगा भारत में वर्तमान में कितनी यूनेस्को साइट है, 44 यूनेस्को साइट है। 44th यूनेस्को साइट कौन सी बनी है अभी, तो याद रखिएगा अभी लेटेस्ट 44 यूनेस्को साइट कौन सी बनी है, तो मराठा परिदृश्य के 12 किले। 12 किले, मराठाओं से संबंधित 12 किलों को क्या शामिल किया, किसमें शामिल किया गया है, यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है। जिसमें से 11 किले कहाँ स्थित हैं, तो सीधी सी बात है मराठाओं से संबंधित हैं, तो 11 किले कहाँ स्थित होंगे, 11 किले महाराष्ट्र में स्थित हैं। लेकिन एक इकलौता किला कहाँ स्थित है, एक इकलौता किला स्थित है तमिलनाडु में। एक इकलौता किला जिसका क्या नाम है, जिंजी का किला। ये नाम पूछेगा क्योंकि ये एक इकलौता किला है जो महाराष्ट्र में नहीं। तो एक इकलौता किला कौन सा, जिंजी का किला। ये कहाँ स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है। तो याद रखिएगा भारत की लेटेस्ट यूनेस्को साइट कौन सी है, भारत की लेटेस्ट यूनेस्को साइट है मराठा परिदृश्य के 12 किले, जिसमें से 11 किले कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में, और एक इकलौता किला कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। और एक इकलौता किला जो तमिलनाडु में स्थित है उसका नाम क्या है, जिंजी का किला। और इससे रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे भी बनाया था जिसमें 30 सेकंड्स में मैंने आपको सारे किले बताए थे कि वो 11 किले कौन से हैं जो मराठा परिदृश्य में शामिल किए गए हैं, और एक इकलौता किला जिंजी का किला। इंस्टाग्राम पे हमारे 2,66,000 प्लस हमारा परिवार है, उसमें डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डाले जाते हैं, शॉर्ट वीडियोस डाली जाती हैं आपके जीएस से रिलेटेड। तो अगर आपको वो चैनल अच्छा लगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसे फॉलो कर लीजिएगा। आपकी एग्जाम की यात्रा के लिए वो एक चैनल बहुत हेल्पफुल है। इंस्टाग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो देखिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2025 में कितनी हो गई है, तो 44 हो गई है। 44th यूनेस्को साइट कौन सी है, मराठा परिदृश्य के 12 किले। और 43rd कौन सी थी, मान लीजिए 43rd पूछ लेगा तो असम के चराइदेव मोइदम्स, असम के चराइदेव मोइदम्स। अब ये चराइदेव मोइदम्स क्या थे, चराइदेव मोइदम ये अहोम राजवंश के टीले थे। बेसिकली अहोम राजवंश के जो मृत लोग हैं उनके जो टीले थे उनको किसमें शामिल किया गया है, उनको यूनेस्को साइट्स शामिल किया गया था जो इंडिया की 43rd यूनेस्को साइट थी। लेकिन अब वर्तमान में कितने हो गए हैं, 44 यूनेस्को साइट हो गए हैं, जिनमें से 44th कौन सा है, मराठा परिदृश्य के 12 किले। क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। प्रसिद्ध संगीतकार और पर्यावरण कार्यकर्ता रिकी केज को 2025 में पद्म अवार्ड्स किस श्रेणी में प्रदान किया गया। प्रसिद्ध संगीतकार और पर्यावरण कार्यकर्ता रिकी केस जी को पद्म अवार्ड मिला है। अब ये पूछा गया है कि रिकी केस को कौन सा पद्म अवार्ड मिला, पद्म विभूषण प्रदान किया गया, पद्म भूषण, पद्मश्री या भारत रत्न। तो रिकी केस जी किससे संबंधित है, संगीत से संबंधित है। क्या है रिकी केस जी, संगीतकार। ये भी पूछ सकता है कि किस श्रेणी से संबंधित है या किस विधा से संबंधित है, क्योंकि उनको पद्मश्री मिला है। तो पूछ सकता है कि रिकी केस क्या है, तो रिकी केस संगीतकार है। अब बोला जा रहा है कि रिकी केस को कौन सा पद्म अवार्ड प्रदान किया गया है, तो याद रखिएगा 2025 में रिकी केस जी को क्या मिला है, 2025 में रिकी केस जी को पद्मश्री अवार्ड्स मिले हैं। एक सवाल और पूछ सकता है कि पद्म अवार्ड 2025 में कितने लोगों को प्रदान किए गए, तो याद रखिएगा कि 2025 में टोटल कितने पद्म अवार्ड्स प्रदान किए गए हैं, 2025 में टोटल 139 पद्म अवार्ड प्रदान किए गए, जिसमें से पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है, तो पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है, 19 लोगों को, और पद्मश्री कितने लोगों को दिया हुआ है, 113 लोगों को। और ये टोटल मिला के कितने हो रहे हैं, 139। तो टोटल कितने लोगों को मिला है पद्म अवार्ड्स 2025 में, टोटल मिला है 139 लोगों को।
जिसमें से अगर पूछ लेगा कि पद्म विभूषण कितनों को मिले तो आप बता पाएंगे 7 लोगों को, पद्म भूषण कितनों को मिले तो आप कहेंगे 19 लोगों को, पद्मश्री कितनों को मिले तो 113 लोगों को। क्लियर। और ऋषिकेश जी को पूछा गया है कि ऋषिकेश जी को कौन सा अवार्ड मिला है, तो ऋषिकेश जी को, अरिजीत सिंह जी को, और एक क्रिकेटर हैं अश्विन, उनको क्या मिला है, पद्मश्री इस बार प्रदान किया गया है। तो पद्मश्री कितने लोगों को दिए गए हैं, 113 लोगों को, और पद्म भूषण 19 लोगों को, और पद्म विभूषण 7 लोगों को। टोटल कितने पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं, 139 2025 में पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं। भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? पहला फाइनेंस कमीशन, भारत का पहला वित्त आयोग कब गठित हुआ? ऑप्शन दिया गया है 1947, 1950, 1951, 1952। भारत का पहला फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग कब गठित हुआ? तो याद रखिएगा, भारत का पहला वित्त आयोग कब गठित हुआ था? 1951 में, 1951 में। जिसके अध्यक्ष कौन थे? पहले फाइनेंस कमीशन के? पहले फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष थे केसी नियोगी जी, केसी नियोगी जी। अब मैं कहूं कि वित्त आयोग काम क्या करता है, वित्त आयोग का काम क्या होता है, बताइए। वित्त आयोग का काम क्या होता है? तो वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच किसका, टैक्सेशन का बंटवारा करने का काम करता है। केंद्र और राज्यों के बीच किसका, टैक्स का बंटवारा करता है, आय का बंटवारा करता है कि किसको कितने % आय मिलेगी टैक्सेशन से। मैं कहूं कि वर्तमान में जो फाइनेंस कमीशन है वो किस नंबर का फाइनेंस कमीशन है? मेरा आपसे सवाल है कि वर्तमान में जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है वो किस नंबर का फाइनेंस कमीशन है? तो आप कहेंगे कि वर्तमान में जो फाइनेंस कमीशन है वो किस नंबर का है? 16th नंबर का फाइनेंस कमीशन है, 16th नंबर का वित्त आयोग है। तो भारत में वर्तमान में किस नंबर का फाइनेंस कमीशन है? 16th नंबर का। और उसके अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, अरविंद पनगढ़िया जी। और शायद आपने इनका नाम नीति आयोग में भी सुना होगा। बताइएगा मुझे कि अरविंद पनगढ़िया जी का नीति आयोग से क्या संबंध है? मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अरविंद पनगढ़िया जी का नीति आयोग से क्या संबंध है। तो आपने क्या जाना कि पहला फाइनेंस कमीशन किस वर्ष गठित किया गया था? तो पहला फाइनेंस कमीशन यानी कि पहला वित्त आयोग कब गठित हुआ? 1951 में। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी जी। ये सवाल पूछा जाता है कि भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी जी थे। अगला, वर्तमान में किस नंबर का फाइनेंस कमीशन है इंडिया में? ये भी पूछा जाता है। तो वर्तमान में किस नंबर का फाइनेंस कमीशन है? 16th नंबर का फाइनेंस कमीशन इंडिया में चल रहा है। और उसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में फाइनेंस कमीशन के? तो वर्तमान फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगढ़िया जी। और मुझे बताइएगा कि अरविंद पनगढ़िया जी का नीति आयोग से क्या संबंध है। क्लियर। तो पहला फाइनेंस कमीशन कब बना? 1951 में, जिसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी जी। वर्तमान में किस नंबर का फाइनेंस कमीशन है? 16th नंबर का, जिसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगढ़िया जी। क्लियर। बाकी प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन, एक चीज और आपको बतानी थी मुझे कि प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पे बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। अगर आपको साइंस के वीडियो चाहिए, चले जाइएगा, कवर पे मत जाइएगा कि कवर एमपी टेट के लिए है। साइंस आपके हर एग्जाम में सेम होती है। एमपी टेट के वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो वहां आपको साइंस के बाकायदे टेस्ट मिल जाएंगे। आप उन टेस्ट को लगा लीजिएगा, उससे आपके एग्जाम में अगर किसी भी साइंस आने वाली है तो उसमें आपको फायदा हो जाएगा। जीएस आपके हर एग्जाम में सेम होती है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सभी के लिए मैराथन क्लासेस डाली गई हैं इसी तरीके के एमसीक्यू प्रैक्टिस की। हिस्ट्री के लिए अलग, ज्योग्राफी के लिए अलग। इसमें मत जाइएगा कि वो एमपी टेट के लिए, वह उसमें भी सोशल साइंस आनी थी यानी कि जीएस आनी थी, और आपके एग्जाम में भी जीएस आनी। तो आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। तो आप उस ऑप्शन में जाएंगे जब, तो आपको वहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स, इस सभी के लिए अलग अलग वीडियो मिलेंगे। करंट अफेयर्स के लिए 2 वीडियो डाले गए हैं। 2025 का जितना करंट अफेयर्स है उस सभी के पूरे वीडियो अपलोड किए गए। तो प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, आपको बाकायदे वीडियोस मिल जाएंगी इसी तरीके के एमसीक्यू प्रैक्टिस की। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली वो वीडियो भी आपको पसंद आएंगी और आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगी। एमपी पुलिस कांस्टेबल के बच्चे लौट के बता रहे हैं कि उनको 10 से 15 क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में देखने को मिले। तो बस प्रैक्टिस का ही खेल है पूरा और कुछ नहीं। तो जाके इसमें कवर पे मत जाइएगा कि किस एग्जाम के लिए है। जीएस आपके सभी एग्जाम में सेम है। तो जाके एमपी टेट वाले सेक्शन में जाइएगा तो उसमें आपको जीएस की वीडियोस मिल जाएंगी, साइंस की वीडियोस मिल जाएंगी, करंट अफेयर्स की वीडियोस मिल जाएंगी। तो उनको देख लीजिएगा एक बार, तो आपके एग्जाम के लिए अच्छा हो जाएगा। क्लियर। तो याद रखिएगा वर्तमान में कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है? 16th फाइनेंस कमीशन, और उसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगढ़िया जी हैं। तो ये आपके सवाल थे। इसी तरीके से आपके एग्जाम तक हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे।
जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल होंगे, लास्ट टाइम में हम मैराथन क्लासेस भी अगर आप कहेंगे तो एक दिन में हम मैराथन क्लासेस भी रख लेंगे 3 से 4 घंटे की, जिसमें इसी तरीके के क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। हम देखिए करंट अफेयर्स भी आपको करवा रहे हैं, आपके प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस उन्हें भी रखा जा रहा है ताकि आपको भी आइडिया लगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो बस इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियोस अच्छी लग रही है, नए वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचा दीजिएगा जिन्हें वास्तव में ज़रूरत है क्लासेस की। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पेड कोर्सेस खरीद सकते हैं, तो उनकी थोड़ी सी मदद हो जाएगी, तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करके बता दीजिएगा कि वीडियो आप देख कहाँ से रहे हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि अगले दिन क्लास के लिए एक मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले ही वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।